नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स का पार्ट 11। इसमें डीएस एसएसबी एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर मेल पीजीटी कॉमर्स का 161 से 170 तक 10 क्वेश्चंस को फुल्ली एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन है पहला आज का 161, एक्वायरिंग ए मशीनरी फॉर लॉन्ग टर्म यूज by selling a part of building will result in dash in a fund flow statement। क्वेश्चन में कहा गया है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत एक मशीनरी को खरीदना लॉन्ग टर्म यूज के लिए और बिल्डिंग बेच करके मशीन खरीदना, मतलब बिल्डिंग बेचना और बिल्डिंग के बदले में मशीन खरीद लेना। फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसका क्या परिणाम दिखेगा हमें? ऑप्शंस हैं, पहला प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड बढ़ जाएंगे। बी है इंक्रीज इन सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड बढ़ेंगे। सी है नो फ्लो ऑफ फंड्स, फंड्स का कोई फ्लो नहीं होगा। और डी है इंक्रीज इन एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड इंक्रीज होगा। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है सी, नो फ्लो ऑफ फंड्स। नो फ्लो ऑफ फंड्स, देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? यह एक स्टेटमेंट होता है जो कि फंड के फ्लो को बताता है। फ्लो का मतलब होता है आना और जाना, कि कितना आया है और कितना गया है, इस चीज को दिखाता है। अब फंड क्या है जिसके फ्लो को ये दिखाता है? फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, मतलब एक संस्था में वह पूंजी जो कार्यशील है, जिससे हम कार्य करते हैं दिन प्रतिदिन के कामों में, जो यूज में लाई जाती है। इसको मापने का एक तरीका होता है किसी संस्था में कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हालांकि जो करंट एसेट होती हैं, कैश, डेटर, स्टॉक, ये सब कार्यशील पूंजी होते हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन में काम आती है। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि शुद्ध कार्यशील पूंजी जानने के लिए हम इसमें से करंट लायबिलिटी को घटा देते हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमको दिन प्रतिदिन यानी कि तुरंत ही देनी पड़ सकती है। तो इसलिए जो नेट वर्किंग कैपिटल है, अपनी अवेलेबल करंट एसेट्स में से जो अपने करंट ड्यूज हैं, करंट लायबिलिटी, उनको घटा देते हैं, तो हमारे पास शुद्ध कार्यशील पूंजी बच जाती है। और जो कार्यशील पूंजी होती है उसी को फंड का कहा जाता है। तो फंड का आना या जाना कब होगा? सीधी सी बात है, फंड का आना या जाना तब होगा जब या तो करंट एसेट में कोई परिवर्तन हो या करंट लायबिलिटीज में कोई परिवर्तन हो, क्योंकि इनमें परिवर्तन जब होगा तभी वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन आएगा। अब हम एक मशीन खरीद रहे हैं और बिल्डिंग बेच रहे हैं। बिल्डिंग बेची वो भी नॉन करंट एसेट है, और जो मशीन हमने खरीदी ये भी एक नॉन करंट एसेट है, दोनों ही फिक्स्ड एसेट है। इसलिए ना तो कोई करंट एसेट में परिवर्तन आ रहा है, ना करंट लायबिलिटी में कोई परिवर्तन आ रहा है, इसलिए फंड्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब फंड्स का ना इनफ्लो होगा ना ही आउटफ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग द एग्जिस्टिंग लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन while facilitating a multidisciplinary approach of achieving organizational objectives by making the best use of learning coupled with thought process। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऐसी प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एग्जिस्टिंग लर्निंग यानी कि जो हमारी ऑलरेडी लर्निंग है, अवेलेबल है, और जो इंफॉर्मेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको क्रिएट करना, शेयर करना, यूज करना और मैनेज करना, और इस तरीके से मैनेज करना कि वो फैसिलिटेट करे, सहायक हो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब डिफरेंट टाइप की अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिन, अलग अलग विषय, अलग अलग चीज़ों की जानकारी, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और उन सब का उपयोग करते हुए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। बाई मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ लर्निंग, और कैसे हम कर सकें इन उद्देश्यों की प्राप्ति? हम बेस्ट यूज कर पाए लर्निंग का, जो हम लर्निंग कर रहे हैं, विद थॉट प्रोसेस, चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से, मतलब सबको मिलाते हुए जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है, संस्था के बारे में जो जानकारी है, उस सबको यूज करते हुए इस तरीके से उसका प्रयोग करना कि हम मल्टी डिसिप्लिन, विभिन्न विषयों को समझें
और थॉट प्रोसेस के साथ समझ करके संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उसका यूज करें। तो वह प्रोसेस जो है उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं पर्सनल मैनेजमेंट, बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सी नॉलेज मैनेजमेंट और डी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी नॉलेज मैनेजमेंट। यह नॉलेज मैनेजमेंट है जिसमें नॉलेज को, जानकारी को हम मैनेज करते हैं बेटर तरीके से। बाकी जो इसमें टॉपिक्स थे, पर्सनल मैनेजमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलाइजेशन होता है जिसमें लोगों को हायर करना, उनका डेवलपमेंट करना, ये सब आ जाता है और इसको एचआर का ही एक पार्ट माना जाता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी एक मैनेजमेंट का ब्रांच है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअसली स्ट्रेटेजी बनाना, कंटिन्यूअस प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एनालाइज करना, एसेस करना ऑफ ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उस सबको लगातार उसके बारे में प्लान करना, मॉनिटर करना, एनालाइज करना और असेस करना, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपोनेंट होता है ये मैनेजमेंट का, जिसमें कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा किया जाता है प्लान करके, कंट्रोल करके, इंप्लीमेंट करके, इफेक्टिव मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। जहां पे गुड्स का ओरिजिन है वहां से कस्टमर्स तक उसको पहुंचाना, ये सब इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है ISO एज ए प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ISO है एज ए प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन, ये तो क्वेश्चन में बताया गया है कि ये एक प्रोसेस है बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन की, बिजनेस के स्टैंडर्ड तय करने की। स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है ISO की? ऑप्शंस हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, बी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड डी इंटरग्लोब ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका भी जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ISO के बारे में जान लेते हैं। ISO द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की एक गैर सरकारी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो स्टैंडर्ड सेट करती है, ऐसी संस्था है। कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 164 नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें 164 विभिन्न देशों की स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, मतलब 164 देशों का प्रतिनिधित्व है इसमें। इट वॉज फाउंडेड ऑन 23 फरवरी 1947। इट प्रमोट्स वर्ल्ड वाइड प्रोप्राइटरी, industrial and commercial standards. ISO is derived from the Greek isos, Greek word isos से बना है और इसका मतलब होता है equal. It has different acronyms in different languages, अलग अलग भाषाओं में इसका अलग अलग एक्रोनिम है, जैसे इंग्लिश में IOS और फ्रेंच में इसको OIN भी बोला जाता है। नेक्स्ट है डैश comprises a range of accounting models designed to correct problems arising from historical cost accounting in comparison to rise in the prices subsequently। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश मतलब यह है जिसके बारे में बात हो रही है, comprises a range of accounting models, उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग मॉडल शामिल हैं जिनको डिजाइन किया गया है करेक्ट करने के लिए उन प्रॉब्लम्स को जो प्रॉब्लम आती हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के कारण। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जो हम अकाउंटिंग करते हैं आज की डेट में, हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम उस वैल्यू को लिखते हैं जो पास्ट में जिस वैल्यू पे हमने किसी चीज को खरीदा है, बेचा है या पेमेंट की है, यानी कि पास्ट की वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। लेकिन यह एक जिसके बारे में बात हो रही है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन कमियों को दूर करती है इन कंपैरिजन टू राइज इन द प्राइसेस सब्सिक्वेंटली, क्योंकि जो प्राइस है वो राइज करते रहते हैं, उनको वो सही उनको मिला करके इसको ठीक बनाती है। तो ऑप्शंस हैं इसके, ए ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, बी इन्वेंटरी अकाउंटिंग, सी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड डी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग।
अब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग अभी हमने समझा क्या है। दरअसल होता क्या है कि जो चीजें हमने पहले से खरीदी हुई हैं उनकी पहली खरीदी हुई वैल्यूज पे हम बुक्स में दिखाते रहते हैं, लेकिन समय के साथ महंगाई बढ़ती रहती है, तो जो वैल्यूज बुक्स में दिखाई गई होती हैं एक्चुअल में वो रियल वैल्यू नहीं होती है। तो आज की डेट में, हालांकि ये पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन आज की डेट में ऐसी कोशिश की जाती है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के माध्यम से अपने जो अकाउंट्स हैं उनको ज़्यादा ठीक बनाया जाए, यानी कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मार्केट वैल्यू जैसी दिखें। तो उसमें जो इन्फ्लेशन है उसको समाहित करते चलते हैं। इन्वेंट्री अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच है जिसमें इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक के लिए अकाउंटिंग होती है। इसमें स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यू करना और इसको रिकॉर्ड करना शामिल होता है। इन्वेंट्री या स्टॉक 3 स्टेजेज में वैल्यू किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में। रॉ मटेरियल की स्टेज में, जिसको हम बाहर से खरीद के लाएं, अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस, जिस पे कुछ काम हो चुका है लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ है सामान। और फिनिशिंग गुड्स, जो पूरी तरह से काम हो चुका है, बस बिकने के लिए रेडी है। नेक्स्ट ब्रांच है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को, मानव संसाधन को, एक संस्था में जो मानव काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉइज को हम एक एसेट की भांति हम ये देखते हैं कि उन पे हमने कितना खर्च किया, कितना इन्वेस्ट किया ह्यूमन पे, चाहे उनकी ट्रेनिंग पे खर्च किया है, चाहे उनकी सैलरीज पे खर्च किया है, चाहे उनको एक्वायरिंग पे खर्च किया है, और अब वो कितना वर्क कर रहे हैं, उनका जो आउटपुट है वो कैसा है। इस चीज को रिकॉर्ड करना, जांचना, ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में एक संस्था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंसेस को अलग रिकॉर्ड रखना, ताकि अलग से हमें उनकी जानकारी पता चल सके, उनके द्वारा कमाए गए प्रॉफिट्स की, उनकी परफॉर्मेंस की। ब्रांच अकाउंटिंग एक मेथड है जिसमें जब किसी कंपनी की अलग अलग जगहों पे बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो हर ब्रांच का अलग लेखा जोखा रखना, हर ब्रांच की इनकम और उसके एक्सपेंसेस को अलग रिकॉर्ड करना, और यह देखना कि अलग अलग ब्रांचेज की परफॉर्मेंस क्या है। इसके लिए ब्रांच अकाउंटिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is closely associated with marketing management? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसे महानुभाव हैं जो मार्केटिंग से क्लोजली जुड़े हुए हैं। ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड नोबल, फिलिप कोटलर, मोहम्मद यूनिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिलिप कोटलर। काफी फेमस मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। जान लेते हैं थोड़ा फिलिप कोटलर के बारे में। फिलिप कोटलर एक अमेरिकन मार्केटिंग ऑथर, कंसल्टेंट और प्रोफेसर हैं। ही गेव द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन उन्होंने दी। ही इज द ऑथर एंड को ऑथर ऑफ 16 बुक्स इंक्लूडिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफ नेशंस, कोटलर ऑन मार्केटिंग। ये बुक्स इनके द्वारा लिखी गई फेमस बुक्स। अल्फ्रेड मार्शल जो हैं वो एक काफी इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट हैं, काफी नामी अर्थशास्त्री हैं मार्शल। His books, उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाज द डोमिनेंट इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक फॉर मेनी ईयर्स। काफी फेमस बुक रही। इट कन्वेज, इस बुक में कन्वे किया गया है, बताया गया है आइडियाज डिमांड और सप्लाई का, मार्जिनल यूटिलिटी का और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा का। इसके अलावा अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल या अल्फ्रेड नोबल के नाम से प्रसिद्ध हैं। नोबल पुरस्कार इनके नाम से हम जानते हैं, काफी फेमस हैं। अल्फ्रेड नोबल एक स्वीडिश यानी कि स्वीडन के केमिस्ट, इंजीनियर और इन्वेंटर, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। ही हेल्ड 355 डिफरेंट पेटेंट्स। ये इतने मशहूर वैज्ञानिक थे कि इनके नाम 355 अलग अलग पेटेंट दर्ज हैं। डायनामाइट बीइंग द मोस्ट फेमस कहो या इनफेमस कहो, डायनामाइट इनका काफी विख्यात इनकी एक डिस्कवरी है, इन्वेंशन है डायनामाइट। ही वाज, डिस्कवरी नहीं है, इन्वेंशन है इनका। कभी मैंने ऑलरेडी एक दफा डिस्कस किया था टॉपिक्स पढ़ाते टाइम कि इन्वेंशन और डिस्कवरी ये अलग अलग चीजें हैं, इनोवेशन ये सब अलग अलग चीजें हैं। दरअसल डिस्कवरी का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी है लेकिन हमें पता नहीं है, हमने वो खोज लिया तो डिस्कवर हो गया। जैसे अमेरिका की डिस्कवरी हुई या इंडिया को डिस्कवर किया वास्को डी गामा ने। इंडिया को इन्वेंट नहीं किया था, डिस्कवर किया था, जो था पहले से ही, बस उसको नहीं पता था, उसने देखा तो डिस्कवर हुआ। इन्वेंशन होता है कि जो पहले था ही नहीं उसके बारे में सोचना, और इनोवेशन होता है कि जो था उसके बारे में नए सिरे से कुछ नया तरीका ढूंढना। ही वॉज लेबल्ड द एंजल ऑफ डेथ बाई प्रेस। उसको प्रेस के द्वारा उस समय एंजल ऑफ डेथ कहा गया था, क्योंकि डायनामाइट का भी खतरनाक एक प्रोडक्ट है।
टू मेक पीपल फॉरगेट इट्स पास्ट। अब इसके जो पास्ट थे उसको भुलाने के लिए, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, ही फाउंडेड द नोबेल प्राइजेस, उन्होंने नोबेल प्राइजेस की स्थापना की। इसके अलावा सिंथेटिक एलिमेंट नोबेलियम, इनके नाम पर ही उसका नाम रखा गया, नोबेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कैंडिडेट्स। ऐसी प्रोसेस जिसमें रीच आउट किया जाता है, पहुंचा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कैंडिडेट्स, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। हैविंग पोटेंशियल टू परफॉर्म ए जॉब, ऐसे लोगों तक पहुंचने की जिनमें पोटेंशियल है, क्षमता है काम करने की। एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द सेम जॉब, और उनको प्रोत्साहित करना कि वो उस जॉब के लिए अप्लाई करें। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मतलब ऐसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कोई संस्था ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है जो उसके काम के हैं, और उन लोगों को एनकरेज करती है कि आप हमारे यहाँ काम के लिए अप्लाई करें। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मोटिवेशन, प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। तो इसका जो सही जवाब है वो है रिक्रूटमेंट। इसमें मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो लोगों को एक्साइट करती है, प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है उनको काम करने के लिए। प्लेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एम्प्लॉई नियुक्त हो जाते हैं, सेलेक्ट कर लिया जाता है जिनको, उनको काम पर रखा जाता है, इसको प्लेसमेंट कहते हैं। उनको काम सौंपना, उनका पद सौंपना, काम के बारे में बताना। रिक्रूटमेंट ऐसी प्रोसेस है जिसमें पॉसिबल कैंडिडेट्स को ढूंढा जाता है ताकि हमारी पोजीशन फिल हो सके, जिसके बारे में क्वेश्चन था। यह एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें संस्था कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें उसके यहाँ पोजीशंस के लिए। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट के बाद का स्टेप है। सिलेक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने हमारे यहाँ अप्लाई कर दिया है पोस्ट के लिए, उनमें से उन लोगों को सिलेक्ट करना, चूज करना जो हमारे काम के हैं। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनमें से कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मास्टर बजट स्टेटमेंट्स और फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दरअसल जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ये तो ओरिजिनल एंट्री के लिए बुक्स है, इनको रिपोर्ट भी कहना सही नहीं है। यहाँ पे जो वर्ड रिपोर्ट है इसी से छट जाती हैं। और बाकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, मास्टर बिजनेस स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब रिपोर्ट हो सकती हैं। दरअसल रिपोर्ट होती क्या है कि जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी बुक्स में, तो हम उन बुक्स में से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इन अपनी जो रिकॉर्डिंग है इनको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग रिपोर्ट बनाते हैं, और उन रिपोर्ट्स को चाहे P&L है, चाहे बैलेंस शीट है, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, चाहे फंड फ्लो स्टेटमेंट है, चाहे रेशियोज के माध्यम से है, और इन्वेंट्री रिपोर्ट है, या डेटर्स रिपोर्ट है, क्रेडिटर्स रिपोर्ट है। जब हम कोई एक एनालाइज्ड रिपोर्ट, यानी कि एक ऐसी जानकारी जिसको हम समझ चुके हैं और अब उसको इंटरप्रेट करके बेटर तरीके से हम उसको समझ के लायक बनाने के लिए, ताकि वो ज्यादा यूजफुल हो डिसीजन मेकर्स के लिए, उन डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाना, इनको रिपोर्ट्स कहते हैं। और ये रिपोर्टिंग कहलाता है ये काम। और MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि जो इंफॉर्मेशन होती है जो रिपोर्ट्स के माध्यम से दी जाती है, उन इंफॉर्मेशन का एक सिस्टम बनाना कि प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट सही जगह पे पहुंचे, उसको कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS आजकल बड़ी संस्थाओं में लागू किया जाता है। मतलब कोई अलग चीज नहीं है। MIS का मतलब हो गया कि जैसे हम देखेंगे किसी संस्था में आप कभी जाके जानकारी मांगें कि भाई आज की टोटल सेल कितनी है, मान लो अगर वो नहीं बता पाता है, वो कहता है कि वहां से पता करूंगा, वहां से पता करूंगा, तो इसका मतलब उनका MIS सही नहीं है। आप किसी स्कूल में या कॉलेज में देखेंगे कि अगर मान लीजिए वो उनसे मांगा जाए कि भाई आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स रूरल हैं और कितने अर्बन है, हमें बताइए अभी, तो कभी कभी आप देखेंगे तुरंत प्रिंसिपल क्लासों में टीचर्स के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे, टीचर्स बच्चों से पूछने लग जाएंगे। इसका मतलब उस स्कूल में MIS सही नहीं है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सही नहीं है। MIS सिस्टम होता क्या है कि जहां पे हमसे कोई पूछे कि रूरल कितने स्टूडेंट है और हम तुरंत रजिस्टर निकालें, या तुरंत अपना कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर के माध्यम से होता है, हम अपना कंप्यूटर निकालें और तुरंत 1 या 2 मिनट में कंप्यूटर ऑपरेट करके तुरंत हम निकाल के बता दें कि भी इतने स्टूडेंट्स रूरल हैं, इतने अर्बन हैं, इतने बॉयज हैं, इतने गर्ल्स हैं। ये MIS होता है। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो देखो बैंक में आप जाएंगे, आप पूछेंगे मेरे अकाउंट में कितने पैसे, वो तुरंत बता देते हैं। इवन आप ATM में जाते हैं, आप ATM में आप अभी पैसे निकालें, आप दूसरे ATM में चले जाइए, कार्ड लगाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कितने पैसे निकाले। वो एक MIS सिस्टम है, मतलब मैनेजमेंट है इंफॉर्मेशन का, एक ऐसा सिस्टम है, डेवलप किया गया है।
तो ये जो MIS है, ये ऐसा सिस्टम है, अकाउंटिंग में भी काम करता है कि जो अकाउंट की बुक्स हैं उनसे तुरंत जानकारी कोई भी मिल सके, कितना कैश है, कितना कैश अवेलेबल है, कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, कितना बजटेड एक्सपेंडिचर है, कितना खर्च हो चुका है, कितना खर्च होना बाकी है, टोटल फंड्स कितने हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमको MIS के माध्यम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। एनुअल यूसेज 8000 यूनिट है, सालाना यूज 8000 यूनिट हो जाती है उनकी एक साल में। कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट 30 रुपये है। बाइंग कॉस्ट है ₹15 पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में 15 रुपये कॉस्ट आती है खरीदने में। स्टोरेज कॉस्ट है 5%। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है, ऑप्शंस दिए हैं 420, 420, 450, 380 और 400। अब एक फॉर्मूले से निकलेगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि होता क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए किसी संस्था के पास स्टॉक रहता है हमेशा अवेलेबल, लेकिन कोई भी संस्था चाहती है कि उनके पास स्टॉक ना तो जरूरत से ज्यादा रहे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रहेगा तो उन्होंने जिस पैसे को खरीद के लगाया हुआ है इसमें, उस पैसे की कॉस्ट संस्था को बेवजह पड़ेगी, मतलब फंड का आइडल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो कोई भी संस्था नेसेसरी फंड इन्वेस्ट करके नहीं रखना चाहती है। दूसरी बात, अगर मान लो हम बहुत स्टॉक कम रखते हैं, लेवल से कम रखते हैं, तो एक समस्या है कि अचानक हो सकता है ऑर्डर आए और हम ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाए। अचानक हम भागेंगे होलसेलर के पास, प्रोड्यूसर के पास कि हमें सामान दे दो, ग्राहक आया है, तो ऐसा तो संभव है नहीं, ग्राहक खड़ा रहेगा तब तक सामान लेने के लिए। तो हमको एक मिनिमम ऑर्डर तय करना पड़ता है, मिनिमम लेवल स्टॉक का तय करना पड़ता है कि भाई इतना स्टॉक तो रखेंगे ही। इसी से जुड़ा हुआ है कि अब हम कितना लेवल जब आ जाएगा तो उसके बाद हमें एक ऑर्डर देना होगा। अब उस ऑर्डर की भी एक मात्रा तय करते हैं कि कितना ऑर्डर एक बार में करें। अब ऐसा भी नहीं है कि 10-10 यूनिट हर बार मंगाएं, क्योंकि हम जितने ज्यादा बार मंगाएंगे, अब पर ऑर्डर, हर ऑर्डर पे 15 रुपए तो खर्च होना ही है। तो मान लो एक यूनिट 20 रुपए की है या 10 रुपए की एक यूनिट है, तो अब हर बार 10 रुपए की एक यूनिट को हम लेने जाएंगे तो उस एक यूनिट का 15 रुपए तो बाइंग कॉस्ट, इसका अलग से बाइंग कॉस्ट ही आ जाएगा एक का, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम एक ऐसा तय करते हैं कि भाई ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक ऐसा क्वांटिटी तय करना ऑर्डर की जो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, हमें हमारा पैसा नेसेसरी खर्च भी नहीं हो और अननेसेसरी हमारा पैसा इधर भी इन्वेस्ट ना रहे। तो उसको निकालने का तरीका है फॉर्मूले से, उससे इसको निकाल लिया जाता है। इसका ये फॉर्मूला है और इससे फिर कैलकुलेट करके दिखाएंगे इसको। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट है ऑफ 2 इंटू में डिमांड, डिमांड कहो या एनुअल जितना कंजम्पशन हो जाता है, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर में जितनी कॉस्ट लगती है, डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट, कैरी करने में जो स्टॉक हम मेंटेन करते हैं अपने यहाँ उसमें जितनी कॉस्ट लगती है। यहाँ पे जो H है इसका मतलब होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट है, सामान होल्ड करते हैं इन्वेंट्री अपने यहाँ। 2, ये 2 है ही, और जो S है इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको फिक्स्ड मान लिया जाता है। D मतलब एनुअल क्वांटिटी डिमांडेड, ये इधर D इसके लिए यूज कर लिया है, S इसके लिए यूज कर लिया है। इवन ये अलग अलग बॉक्स में अलग अलग नाम से यूज हो जाएंगे, तो इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखें केवल। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में डिमांड इंटू डिमांड का मतलब यहाँ पे एनुअल डिमांड से है हमेशा। ऑर्डरिंग कॉस्ट जितनी ऑर्डर की कॉस्ट है इसको फिक्स माना जाता है हालांकि, और कैरिंग कॉस्ट ये कैरी करने की कॉस्ट। अब इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, और इसको कैलकुलेट करके अभी दिखाएंगे कैसे आया है ये। यहाँ पे देखें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 इंटू में जो एनुअल डिमांड है या एनुअल जितना हम मंगाते हैं 8000 इंटू 15 जो ऑर्डर कॉस्ट है, अपॉन 30 इसकी कैरिंग कॉस्ट है, और 5%, ये 5% जो है ये है कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, और 30 रुपए जो है ये यूनिट कॉस्ट है दरअसल। तो एक यूनिट की कॉस्ट 30 और 5% उसका हमको कैरिंग कॉस्ट है, तो इसका परसेंटेज निकाल करके तय किया जाएगा, यानी कि 1.5 पर यूनिट में हमको इतना कॉस्ट लग जाता है। 5 तो परसेंट है, 100 पे 5 लगता है, तो 30 पे कितना लगेगा, 1.5 रुपया लगेगा। तो अब इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। रूट 2 इंटू में 8000 इंटू 15 अपॉन 1.5, रूट 2,40,000 इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपॉन 1.5, और ये आ जाएगा रूट 1,60,000, और इसका आप रूट से बाहर आएंगे तो ये आ जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस
में यह डिस्टिंक्ट करना, अंतर निकालना कि वो कैपिटल ट्रांजैक्शन है, कैपिटल रिसीप्ट या पेमेंट है, या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, रेवेन्यू रिसीप्ट या रेवेन्यू पेमेंट है, आर नेसेसरी फॉर प्रेपरेशन ऑफ, यह किसके लिए आवश्यक है डिस्टिंग्विश करना, कौन सा अकाउंट या स्टेटमेंट बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में इसकी जरूरत पड़ती है। देखो फाइनल अकाउंट, एक बिजनेस में जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो दो होते हैं मेजर, एक होता है P&L और दूसरा होता है बैलेंस शीट। अब हम सभी जानते हैं P&L में प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं और बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज को लिखते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो इनकम या खर्चा नहीं होती, वो या तो एसेट को बढ़ाती हैं या घटाती हैं, या वो किसी लायबिलिटी को बढ़ाती या घटाती हैं। ये कैपिटल ट्रांजैक्शंस की खूबी होती है, इसलिए वो यहाँ आती हैं। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग क्या है आपकी, एक एसेट बढ़ गई तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है। आपने बिल्डिंग बेची तो एक एसेट घट गई। मतलब जब भी आपके एसेट या लायबिलिटीज पे जो प्रभाव पड़ता है तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शन होती है। आपने लोन लिया, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल ट्रांजैक्शन। आपने लोन वापस चुका दिया, आपकी लायबिलिटी कम हो गई, कैपिटल ट्रांजैक्शन है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो आपके एसेट और लायबिलिटी पे प्रभाव ना डाल करके आपके इनकम या एक्सपेंसेस पे प्रभाव डालती हैं। सीधे सीधे इनकम को बढ़ा देती हैं, कम कर देती हैं। जैसे आपने सैलरी दी, आपका खर्च हो गया तो ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, P&L में आएगी। आपको कहीं से कोई इंटरेस्ट मिल गया तो इंटरेस्ट मिला, ब्याज, आपकी इनकम हो गई, इसलिए ये आपके P&L में आ जाएगा। सेल की, आपने सामान बेचा, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, सेल आपके P&L में इनकम साइड में आ जाएगी। आपने परचेज किया, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, परचेज यानी कि गुड्स परचेज, यहाँ पे ध्यान रखें फिक्स्ड एसेट का परचेज नहीं आएगा। अगर फिक्स्ड एसेट का परचेज होगा तो फिर वो कैपिटल ट्रांजैक्शन है, बैलेंस शीट में दिखाई जाती है फिक्स्ड एसेट, तो होल्डिंग करने के लिए। लेकिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, इवन करंट एसेट भी खरीदेंगे तो भी वो बैलेंस शीट में जाती है, लेकिन रॉ मटेरियल आपने खरीदा है जिसको आप खरीद बेच करते हैं, गुड्स, तो वो परचेज में आता है और वो P&L में आ जाता है आइटम। कोई भी आइटम आप यहाँ से देख सकते हैं, आप P&L में जितने भी आइटम रखते हैं वो सब रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, और बैलेंस शीट में जो भी आइटम आते हैं वो कैपिटल ट्रांजैक्शन से घटते या बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखे जाते हैं। हालांकि जो कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का जो भेद है वो इतना आसान नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें देखी जाती हैं और इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है अकाउंटेंसी में कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो कभी कोर्स जब चल रहा है हमारा PGT कॉमर्स का जो कोर्स है उसमें जल्दी ही अकाउंटेंसी वाले सेक्शन में जब आएंगे तो उस समय इस पर डिटेल एनालिसिस वहां पे परिचर्चा करेंगे, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस कैपिटल में आ जाती हैं, कौन सी रेवेन्यू में आ जाती हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट का क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रोक्योरिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्रोक्योरिंग एक्टिविटी। दरअसल कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो दिखाते हैं। इनफ्लो मतलब कैश कितना आया, आउटफ्लो मतलब कितना कैश गया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के अनुसार जो कैश फ्लो स्टेटमेंट अब बनाया जाता है वो सभी इनफ्लो और आउटफ्लोज को 3 तरह की एक्टिविटीज में बांटा जाता है। सबसे पहले लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसके बाद लिखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज का अलग अलग इनफ्लो और आउटफ्लो जान करके तब टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो निकाला जाता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग ये तीनों आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जबकि प्रोक्योरिंग करके कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स की, केवल PGT ही नहीं, चाहे आप PGT के अलावा PGT में भी आप चाहे DSSB की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा SSC की तैयारी कर रहे हैं या नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की, UP की, उत्तराखंड की, बिहार की, झारखंड की, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ भी कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक लगभग पैटर्न सेम रहता है ऑल ओवर इंडिया में। और इसके अलावा भी आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या अकाउंटेंट्स वगैरह के कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें कॉमर्स के MCQ पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए हमारी ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।